इंग्लिश टी20 ब्लास्ट के अंदर डरहम और लीसेस्टरशायर के बीच होने वाला आज के टी20 मैच, जिसके पहले दोनों टीमों ने टोटल 12-12 मुकाबले इस सीजन में खेल रखे हैं, जिसमें लीसेस्टरशायर के लिए तो कम से कम ये मैच डू या डाई है। मतलब अगर आज का मैच ये टीम हारती है तो अगले स्टेज में जाने के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए शायद। लेकिन वहीं पर बात करें यहाँ पर डरहम की टीम की, तो इसने भी 12 मुकाबलों में से 7 मुकाबले जीते हैं, बाकी मुकाबले इन्होंने गंवाए हैं पांचों। और वहीं पर बात करें यहाँ पर लीसेस्टरशायर की टीम की, तो इसने भी 12 मुकाबले जो खेले उसमें 6 मुकाबले जीते, 6 मुकाबले हारे। लेकिन इसी लीसेस्टरशायर की टीम ने जब डरहम के खिलाफ पहला मुकाबला इसी सीजन का खेला था लीग स्टेज में, तब वहां पर इनको 6 रन से एक क्लोज लेकिन हार का सामना करना पड़ा था वहां पर। तो क्या आज के इस मैच में डरहम की टीम को लीसेस्टरशायर की टीम हरा पाएगी या नहीं, या फिर से डरहम की टीम जीतती दिखाई पड़ेगी, जिनकी तरफ से जो आप पिक्चर देख पा रहे होंगे जिमी निशाम का, इनकी अवेलेबिलिटी को लेकर के डाउट है, क्योंकि अभी तक इन्होंने कोई स्क्वाड अनाउंस नहीं किया है। मैच को स्टार्ट होने में 12 घंटे से भी कम का समय बचा हुआ है, लेकिन स्क्वाड चूंकि इन्होंने अनाउंस नहीं किया, इस वजह से कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन जिमी निशाम, जिनको न्यूजीलैंड के टी20 स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है, वो फिलहाल वहां पर जाकर के ज्वाइन करेंगे। और आज के इस मैच में, जो कि रिवर साइड ग्राउंड चेस्टर ली स्ट्रीट के मैदान पर खेला जाएगा 15 जुलाई को रात को 11 बजे से, वो तो टाइम होगा वहां का लोकल टाइम, लेकिन 4.5 घंटे का डिफरेंस होता है। मतलब करीब अगर वहां पर देखेंगे तो 5:30 बजे मैच स्टार्ट होगा, एक डे नाइट टी20 मैच के रूप में, एक ऐसे ग्राउंड पर जहां पर पिछले 6 टी20 मैचेस जो खेले गए हैं उसमें से 5 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है। और उसमें भी अगर आप देखें तो 28 विकेटें स्पिन को, तेज गेंदबाजों को 53 विकेटें जो मिली हैं, यहां से भी आपको काफी सारी क्लैरिटी मिल जाएगी कि तेज गेंदबाजों को तो पहली इनिंग में भी 23 विकेटें हैं, सेकंड इनिंग में जाकर के 30 विकेटें हैं, लेकिन स्पिन गेंदबाजों को जो 28 विकेटें मिली हैं, केवल 8 विकेट पहली इनिंग में है, 20 विकेटें सेकंड इनिंग के अंदर हैं। और यही सारी चीजें जो आंकड़े हैं क्लियर कर देते हैं कि क्यों यहां पर 5 बार पहले बैटिंग करने वाली टीमें 6 में से मैचेस जीती हैं। और उसमें अगर आप स्कोर कार्ड भी देखें तो आखिरी मैच ही जहां पर 182 का स्कोर डिफेंड हुआ, 231 का स्कोर भी काफी बड़े अंतर से डिफेंड हुआ, यहां पर 193 का स्कोर बहुत ही आसानी से डिफेंड हुआ, यहां पर 168 का स्कोर क्लोज मैच गया लेकिन डिफेंड हो गया 16 रन से, और यहां पर देखेंगे तो 188 का स्कोर भी डिफेंड हो गया। केवल ये वाला मैच डरहम और लंकाशायर का 1 जून 2025 को जो डे मैच के तौर पर खेला गया था, इस सीजन का पहला मैच इस ग्राउंड पर था। इवन 2025 में ही पहला मैच इस ग्राउंड पर था जहां पर 150 का स्कोर डेफिनेटली वहां पर चेंज हो गया, जहां पर पावर प्ले में अगर आप देखें तो शुरुआत खराब रही थी पहले इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम की, 39 के स्कोर पर 2 विकेटें गिर गई, जो कि पहली सेकंड इनिंग में भी हुआ, 2 विकेटें गिरी पावर प्ले में। लेकिन उसके बाद चूंकि बहुत बड़ा स्कोर था नहीं तो स्कोर चेंज हो गया। लेकिन उसके बाद अगर आप ग्रेजुअली आगे बढ़े टूर्नामेंट के अंदर, तो केवल एक ऐसा मैच गया था जहां पर पावर प्ले पहली इनिंग का बैटिंग करने वाली टीम के लिए खराब गया, 44 के स्कोर पर 2 विकेटें गिरी। बाकी हर मैच में पावर प्ले अगर आप देखें तो ना सिर्फ जम के रन बने, विकेटें भी गिरी हैं 1-2, लेकिन रन काफी आसानी से बने और रन बनाने के चक्कर में ही विकेटें गिरी हैं। तो ये एक ऐसी पिच रहेगी जहां पर तेज गेंदबाजों के लिए ऐसा कुछ है नहीं कि स्पेसिफिक पावर प्ले में कुछ हो, लेकिन अगर अच्छी गेंदबाजी करेंगे तो विकेट मिलेगा। और मैच आगे बढ़ने के साथ साथ स्पिनर्स भी यहां पर गेम में आते हैं, जैसा कि आपने यहां पर देख ही लिया। इसी वजह से सेकंड इनिंग में ना सिर्फ स्पिनर्स बल्कि तेज गेंदबाज भी डोमिनेट करते ही हैं। और अगर कोई बड़ा स्कोर 180 प्लस का बन गया तो वो जो प्रेशर होता है तो निश्चित तौर पर पहली इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम को काफी हद तक सपोर्ट करता है। तो पहली इनिंग में बैटिंग करना कोई भी टीम प्रेफर करेगी, लेकिन निश्चित तौर पर ये जो 6 मैचेस खेले जा चुके हैं, अब जो आज का मैच होगा किसी न किसी यूज्ड पिच पर ही होगा। तो वो पिच है कैसी, वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बता दूंगा टॉस के बाद, पिक्चर्स वगैरह शेयर करके। और फाइनल टीम जो स्मॉल लीग की बनेगी वो भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर शेयर करूंगा, तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए। लिंक इन दोनों चैनलों का, टेलीग्राम का भी और व्हाट्सएप का भी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए लिंक्स को क्लिक करिए, टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करिए, जहां पर आपको गिव अवेज मिलते हैं, कई सारे ऑफर्स मिलते हैं और टीमें तो हर मैच की मिलती ही हैं। बाकी अगर आप देखें डरहम की टीम की तरफ से चूंकि इस मैच के लिए स्पेसिफिक स्क्वाड का अनाउंस किया गया नहीं है, लेकिन ये बात लगभग क्लियर है कि आज के इस मैच में जिमी निशाम शायद आपको अवेलेबल दिखाई नहीं पड़ेंगे। हालांकि न्यूजीलैंड के प्लेयर्स का कुछ कह नहीं सकते, चूंकि स्क्वाड डरहम की टीम ने अनाउंस नहीं किया है। और न्यूजीलैंड की जो टी20 स्क्वाड गई है जिम्बाब्वे में ट्राई नेशन सीरीज खेलने, वहां पर एक बैकअप कॉल के तौर पर जिमी निशाम को बुलाया गया है। लेकिन क्या ये आज के इस मैच के लिए वहां पर अवेलेबल हो पाएंगे, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो अभी तक कोई कंफर्मेशन है नहीं। और डरहम की टीम ने भी इस मैच के लिए स्पेसिफिक स्क्वाड अनाउंस किया नहीं है, लेकिन लगभग चांसेस पूरे हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड क्रिकेट ने कह दिया था कि स्क्वाड ज्वाइन कर लेंगे जिम्बाब्वे के अंदर। लेकिन वही बात है कि पहले टी20 के लिए ज्वाइन करेंगे या नहीं वो देखना पड़ेगा, क्योंकि 13 तारीख को भी इनका एक मैच हुआ है, ये आज का मैच 15 तारीख को है। तो जो 13 तारीख को मैच हुआ था ना, उसमें यही स्क्वाड खेला था। ये बैटिंग ऑर्डर प्लेइंग 11 रहा था, जिसमें बॉलिंग की अगर बात करें तो कैलम पार्किंसन ने पूरे 4 ओवर के, ना सिर्फ पहले मैच में, पिछले मैच में, उसके पहले वाले मैच में भी अगर आप देखा तो आइडेंटिकल ओवर्स इन्होंने करे थे दोनों ने, मैटी पॉट्स ने भी और कैलम पार्किंसन ने भी। और बाकी अगर आप देखा तो मैटी पॉट्स, कैलम पार्किंसन तो आपको पूरे 4-4 ओवर की बॉलिंग करके देंगे ही। बाकी जिमी निशाम भी आपको 4 ओवर करके देते हैं, नेथन साउटर भी पूरे 4 ओवर करके देते हैं। तो ये इनके 4 मेन बॉलर हैं। बाकी बचे हुए ओवर केसी एल्ड्रेज और कॉलिन एकरमैन मिल करके करते हैं। तो इस तरीके से बॉलिंग होती दिखाई पड़ती है आपको, जिसमें निश्चित तौर पर आप समझ पा रहे हैं कि मैटी पॉट्स आपको मेन पावर प्ले और डेथ ओवर बॉलर के तौर पर बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे।
देखेंगे जिसमें जिमी निशाम भी ज्वाइन कर लेते हैं डेथ ओवर में आकर के, अगर खेलते हैं तो। नहीं खेलते हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ पर कैसी एल्ड्रिज, इनकी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और ये बहुत ही अच्छे डिफरेंशियल ऑप्शन हो जाएंगे। बाकी कैलम पार्किंसन के तौर पर, नेथन साउटर के तौर पर इनके पास तो बहुत अच्छे स्पिन बॉलिंग ऑप्शन हैं, जिसमें पार्ट टाइमर के तौर पर कॉलिन एकरमैन भी बॉलिंग करते हैं। बेंच पर देखेंगे तो इनके पास हैं ऑप्शंस, जैसे खास करके सैम कॉनर्स जो कि राइट टाइम फास्ट बॉलर हैं, वो भी आपको प्लेइंग इलेवन में अगर खेलते दिखाई पड़े तो निश्चित तौर पर एक बढ़िया ऑप्शन होंगे। तो ये देखने के बाद कि बैटिंग ऑर्डर क्या होगा, उनके बॉलर्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, कौन से करियर के आंकड़े भी अगर आप देखना चाहें सभी प्लेयर्स का T20 फॉर्मेट के अंदर, तो आप यहां पर भी देख सकते हैं, जिसमें ना सिर्फ ओवरऑल T20 क्रिकेट का आंकड़ा देखेंगे, इनिंग के बेसिस पर कौन कैसी परफॉर्मेंस करता है। फॉर एग्जांपल मैटी पॉट्स जो तेज गेंदबाज हैं, इनकी बात करें तो 69 T20 मैच 75 विकेट ले चुके हैं। पहली इनिंग में हर 14वीं गेंद पर इनको एक विकेट मिलती है, लेकिन सेकंड इनिंग में 22 गेंदें लग जाती हैं एक विकेट निकालने में। तो पहली इनिंग के बहुत अच्छे बॉलर रहे हैं पूरे करियर में, लेकिन ये पिच ऐसी है जहां पर सेकंड इनिंग में भी तेज गेंदबाजों को विकेट मिल रही है, तो पिच को भी काफी हद तक गेम में लेकर के आना पड़ता है और आंकड़े तो निश्चित तौर पर काम करते ही हैं। और उसी तरह से नेथन साउटर को भी देखेंगे, जो भी करियर है पहली इनिंग में बेहतर रहे हैं एज ए बॉलर सेकंड इनिंग के मुकाबले में, उसी तरह से बैटर्स का बैटिंग एवरेज आप देख करके आइडिया लगा सकते हैं करियर को देखने के लिए। और रिसेंट फॉर्म अगर आप देखें तो इस सीजन के अंदर जो परफॉर्मेंस रही है, जैसे अगर आप देखें यहाँ पर जो प्लेयर्स हैं आपको दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे ग्राहम क्लार्क हो गए और साथ ही साथ एलेक्स लीस हो गए, जो ओपनर्स हैं दोनों। और आज के इसमें जो अपनी फैंटेसी की टीम आप बनाएंगे ना, तो इस टीम की तरफ से मतलब कि डरहम की तरफ से ग्राहम क्लार्क हो गए, एलेक्स लीस हो गए, ओली रॉबिन्सन हो गए, जिमी निशाम हो गए, नेथन साउटर, जिसमें से जिमी निशाम को लेकर के तो डाउट है ही और मुझे लगता भी नहीं कि खेलेंगे, लेकिन ये 5 प्लेयर लगभग आपको सभी की टीम में दिखाई पड़ेंगे। छठे प्लेयर के तौर पर लोग थोड़ा कंफ्यूज करेंगे कॉलिन एकरमैन के साथ और सामने की टीम से भी कुछ प्लेयर के साथ, लेकिन फिलहाल ये जो सारे के सभी के टीम में हैं, जिसमें से जिमी निशाम के खेलने के चांसेस लगभग ना के बराबर हैं। अगर खेलेंगे तो निश्चित तौर पर जस्टिफाइड है इनका सिलेक्शन। लेकिन ओली रॉबिन्सन की बात करें जो कि काफी ठीक ठाक फॉर्म में रहे हैं, कोई बड़ी पारी एक आध आई है केवल, ये कि 70 रन की पारी आई है सीजन में, बाकी वही बात है कि शुरुआत अच्छी कर रहे, बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। स्टिल अगर आप इनका बैटिंग ऑर्डर देखें तो उसमें काफी इंपॉर्टेंट नाम बन जाते हैं, जो कि इनका जो टॉप ऑर्डर भी है ना, जिसमें से दोनों ओपनर्स लगभग सभी की टीम में है, उसमें ग्राहम क्लार्क एक ऐसे नाम रहे हैं जिन्होंने कंसिस्टेंसी दिखाई है रन बनाने के मामले में। लेकिन वहीं पर बात करें एलेक्स लीस की, तो बीच में तो काफी अच्छे फॉर्म में थे, लेकिन शुरुआत इनके टूर्नामेंट की काफी खराब रही, पिछले 3 मैचेस काफी खराब गए, तो थोड़े इनकंसिस्टेंट टाइप के प्लेयर हैं, बहुत ज्यादा भरोसा आप इनको पर कर नहीं सकते। लेकिन निश्चित तौर पर ग्राहम क्लार्क की जो सिलेक्शन परसेंटेज है वो काफी हद तक जस्टिफाइड है और उसी में एलेक्स लीस की भी काफी हद तक जस्टिफाइड है, क्योंकि उसके बाद अगर आप देखें डेविड बेडिंघम जो अभी टेस्ट मैचेस खेल करके साउथ अफ्रीका के लिए यहाँ पर आकर के टीम को ज्वाइन कर गए, 12 रन बना करके पिछले मैच में आउट हो गए। ये भी अगर आप देखें ना, तो जब भी इस टूर्नामेंट के अंदर बीच में खेले थे तो बहुत कंसिस्टेंट आपको देखने को नहीं मिले थे, बीच बीच में रन आ रहे थे। बाकी कॉलिन एकरमैन जो कभी कभी बॉलिंग भी कर देते हैं, ये डेफिनेट तौर पर ज्यादा बेहतर ऑप्शन है जिनको लोग लेकर के कंफ्यूज हैं, ज्यादा लोगों ने टीम में इनको रखा है नहीं। तो मेरे हिसाब से इन दोनों में से किसी को भी ड्रॉप करके आप लेके जा सकते हैं और निश्चित तौर पर अपनी टीम में लेकर के आ सकते हैं कॉलिन एकरमैन को, मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर ऑप्शन होंगे। बाकी यहाँ पर ओली रॉबिन्सन तो एक अच्छा ऑप्शन है ही। ये देखते हो कि इनका बैटिंग ऑर्डर बहुत ज्यादा थोड़ा सा वल्नरेबल तौर पर दिखाई पड़ता है, तो पहली इनिंग की बैटिंग अगर है तो ओली रॉबिन्सन को पिक जरूर आप कर सकते हैं। बाकी विल रोड्स एक ऐसे प्लेयर रहे हैं जिन्होंने परफॉर्मेंस तो करके दी है, अगर आप देखें तो 11 नाबाद की पारी पिछले मैच में, उसके पहले 18, 51, 9 नाबाद, 58 नाबाद, 31 नाबाद, बहुत कमाल की पारियां खेली हैं। बीच बीच में आकर के एक फिनिशर के तौर पर एक बहुत अच्छे डिफरेंशियल ऑप्शन ये बने रहेंगे हमेशा ग्रैंड लीग में। खास करके जिमी निशाम के बारे में तो आप देख ही सकते हैं, आंकड़े काफी बढ़िया रहे हैं। केसी एल्ड्रिज, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर जिमी निशाम नहीं खेलते हैं ना, तो केसी एल्ड्रिज का रोल बहुत अच्छा हो जाएगा और स्टिल इनको लोगों ने टीम में रखा है नहीं, बिल्कुल ही नहीं रखा है। और सिलेक्शन और नंबर्स अगर आप इनके देखें तो ये 5 विकेट भी एक बार ले चुके हैं, एक विकेट तो यहाँ पर आप देखेंगे ही, परफॉर्मेंस करके इन्होंने दी है बल्ले और गेंद दोनों से। मैथ्यू पॉट्स, इनको भी लेकर के लोग डाउटफुल रहेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर अगर आप इनका भी परफॉर्मेंस देखें तो काफी शानदार रहा है। नेथन साउटर तो इस तरीके की पिच पर निश्चित तौर पर इंपॉर्टेंट रहेंगे, खास करके सेकंड इनिंग की बॉलिंग में। कैलम पार्किंसन, इनको भी लोगों ने ज्यादातर इग्नोर किया है, लेकिन ये भी काफी अच्छे ऑप्शन होंगे। सेकंड इनिंग की बॉलिंग अगर होती है तो वहां पर दोनों स्पिनर्स आपके काम आएंगे मैटी पॉट्स के साथ, जिमी निशाम की अवेलेबिलिटी को देखना पड़ेगा। केसी एल्ड्रिज एक बड़े अच्छे डिफरेंशियल ऑप्शन होंगे। बैटिंग में निश्चित तौर पर थोड़ा सा डाउट है, लेकिन कॉलिन एकरमैन उसमें से सबसे भरोसेमंद नाम है। बाकी ग्राहम क्लार्क, एलेक्स लीस और ओली रॉबिन्सन, इन 3 में से किसी एक या 2 को ही आपको लेके जाना होगा, वो भी हमको कंडीशंस देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से हम तय कर पाएंगे बाद में। आगे के भी कुछ आंकड़े उसको भी देखेंगे उसके बेसिस पर भी। और जैसा मैंने आपको बताया कि विल रोड्स, ये तो बहुत अच्छे एक कंसिस्टेंट ऑप्शन रहे हैं जिन्होंने परफॉर्म अपनी टीम के लिए किया है इस पूरे सीजन के दौरान लोअर ऑर्डर में बैटिंग करके। बाकी हेड टू हेड के आंकड़े अगर आप देखें तो ग्राहम क्लार्क एक ऐसे प्लेयर रहे हैं जो सामने जो आज की टीम है लीसेस्टर के खिलाफ 25 का बैटिंग एवरेज है, 23 का बैटिंग एवरेज है एलेक्स लीस का। डेविड बेडिंघम के 7 मैच में 124 रन है,
140 का ही हाईएस्ट स्कोर है, तो परफॉर्मेंस ओवरऑल बहुत अच्छी नहीं रही है। बाकी कॉलिन एकरमैन के एक मैच पर 18 रन है, और साथ ही साथ यहाँ पर आप इनिंग के बेसिस पर भी देखते चलिएगा, जिसमें सेकंड इनिंग में बेहतर किया है एलेक्स लीस ने स्टिंग के खिलाफ जनरली, और बाकी प्लेयर्स का लगभग परफॉर्मेंसेस सिमिलर ही रही हैं। ओली रॉबिन्सन के 7 मैच 135 रन है। पहली इनिंग के अंदर बैटिंग एवरेज है 51 का, जहां पर ये स्पेसिफिक तौर पर बेहतर खेलते हैं स्टिंग के खिलाफ। विल रोड्स के आंकड़े तो बहुत ही अच्छे हैं, 6 मैच में 180 रन, और उसमें भी 79 का हाईएस्ट स्कोर। मतलब बाकी के 5 मैचेस में भी अगर आप देखें तो हैं रन 101, और जिस नंबर पर ये बैटिंग करने आते हैं नंबर काफी कमाल के हैं, और इसी वजह से मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा ऑप्शन है डिफरेंशियल प्लेयर के तौर पर। हालांकि स्मॉल लीग में इतना नीचे बैटिंग करने वाला प्लेयर लेकर के जाना काफी रिस्की होता है। बाकी जिमी निसाम के आंकड़े भी धमाकेदार हैं, लेकिन वही बात है कि इनकी अवेलेबिलिटी को लेकर के केसी एल्ड्रिज ने 44 रन बनाए, कोई विकेट नहीं है एक ही मैच में। मैटी पॉट्स के आंकड़े तो धमाकेदार हैं ही, 8 मैच पे 14 विकेटें। नेथन साउटर कुछ खास कमाल नहीं कर पाए हैं, जिसमें हमको एक चीज और भी देखनी पड़ेगी कि सामने के जो बैटिंग ऑर्डर के प्लेयर्स हैं क्या वो स्टिल लेग स्पिन अच्छा खेलते हैं नहीं खेलते, वो भी चीज हमको देखनी पड़ेगी। बाकी सेकंड इनिंग की बॉलिंग के लिए तो इंपॉर्टेंट रहेंगे ही। और बाकी कैलम पार्किंसन ने भी 3 मैच में 3 विकेटें ले रखी हैं, और मैं नेथन साउटर से ज्यादा बेहतर ऑप्शन मानता हूं कैलम पार्किंसन को, जिनको लेकर के जरूर जाना चाहिए, क्योंकि ना सिर्फ ये विकेट लेते हैं बल्कि रन भी रोक करके रखते हैं, तो इन पर विकेट निकलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और जो नेथन साउटर है ना, कभी विकेट आपको निकाल करके दे देंगे 3-4, लेकिन 1-2 विकेट, लेकिन कभी कभी पिटाई भी काफी झेल जाते हैं, तो ये इनके साथ एक दिक्कत होती है। तो ज्यादा सेफ कैलम पार्किंसन रहते हैं, हालांकि ज्यादातर लोगों ने उनको टीम में रखा है नहीं। इसके बाद वेन्यू के भी आंकड़े देखें तो इस मैदान पर भी कैलम पार्किंसन के 19 मैच में 26 विकेट हैं, जबरदस्त आंकड़े हैं। वहीं पर नेथन साउटर के भी 23 मैच में 30 विकेटें हैं। और इवन इनिंग के बेसिस पर भी देखें तो कैलम पार्किंसन यहाँ पर सेकंड इनिंग में ज्यादा बेहतर करते दिखाई पड़े, 23 विकेटों के साथ 14 का स्ट्राइक रेट है। और नेथन साउटर के आंकड़े इस मैदान पर पहली इनिंग में ज्यादा बेहतर रहे हैं। और वहीं पर मैटी पॉट्स तो निश्चित तौर पर 24 मैच में 32 विकेटों के साथ आते हैं, खास करके पहली इनिंग के बेहतर बॉलर दिखाई पड़े इस मैदान पर, केवल 11 का स्ट्राइक रेट है। तो ये सारी चीजें भी आपको देख करके चलनी है। बाकी कैसी एल्ड्रिज हो गए, 4 मैच में 7 विकेट हैं, 54 रन है। इसके बाद जेमी निसाम खेलते हैं तो अच्छा ऑप्शन होंगे। विल रोड्स ने भी ठीक ठाक काम किया इस मैदान पर। ओली रॉबिन्सन के 23 मैच में 29 का बैटिंग एवरेज है, 28 का बैटिंग एवरेज बाकी दोनों ओपनर्स का है। बाकी कॉलिन एकरमैन के नंबर्स भी इस मैदान पर काफी बेहतरीन है। तो ओवरऑल जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है प्लेयर सेशन को लेकर के कि किसको लेकर के जाएं किसको ना लेकर के जाएं, तो जो आपको मैंने कहा था शुरू में ही कि अपनी स्मॉल लीग की टीम आप बनाएंगे तो ग्राहम क्लार्क, एलेक्स लीस, और उसके साथ साथ ओली रॉबिन्सन, जिमी निसाम, और इसके अलावा मैटी पॉट्स और नेथन साउटर, ये 6 प्लेयर हैं जो कि लगभग सभी की टीम में है। और उसमें से भी मैटी पॉट्स को लेकर के और कॉलिन एकरमैन को लेकर के लोगों के दिमाग में डाउट है, लेकिन ये चीज आपको मैं क्लियर कर चुका हूं कि ये दोनों प्लेयर आपकी टीम में 100% होने ही चाहिए। जो इन दोनों की यूटिलिटी है आप इनको मिस नहीं कर सकते। और उसमें जो आपको मैं क्लियर कर भी चुका हूं कि सेकंड इनिंग की बॉलिंग में कैलम पार्किंसन, पहली इनिंग की बॉलिंग में यहां पर नेथन साउटर आपकी टीम में होने चाहिए। देखना पड़ेगा जिमी निसाम अगर खेलते तब तो जिमी निसाम ही, या तो यहां पर आपकी टीम में केसी एल्ड्रिज आ जाएंगे, दोनों में से कोई एक। अगर दोनों खेलते हैं तब तो जिमी निसाम, और अगर कोई एक खेलेगा तो केसी एल्ड्रिज होगा, तो निश्चित तौर पर उसको अपनी टीम में रखना है। और ये जो टॉप ऑर्डर बैटिंग लाइनअप है ना, इसमें से सबसे सेफ अगर कोई रहेगा तो यहाँ पर ग्राहम क्लार्क ही होंगे, जो कि ज्यादा बेहतर इस सीजन में भी खेले हैं। और एलेक्स लीस को अपनी स्मॉल लीग की टीम को बेहतर बनाने के लिए पिक कर सकते हैं, वरना उन्हीं की जगह पर आप ओली रॉबिन्सन को भी लेकर के जा सकते हैं। ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा फाइनल आंकड़ा, लेकिन ये आपको मैं भी डिसाइड करके बताऊंगा, वो टॉस के बाद ही हो पाएगा कि किस इनिंग की बैटिंग होगी उसकी बेसिस पर। और बाकी प्लेयर बैटल को भी देख करके, जहां पर आप देखेंगे ग्राहम क्लार्क एक ऐसे प्लेयर हैं जो रेहान अहमद की एक बार आउट हो चुके हैं, 14 गेंद पर 11 बना करके, और वो लेग स्पिनर हैं, ध्यान रखिएगा। जोसल ये भी 18 गेंद पर 16 रन देकर के इनको एक बार आउट कर चुके हैं, बाएं हाथ के तेज गेंदबाजी पर दिक्कत इनको होती है। बाकी एलेक्स लीस भी जोशुआ हल पर 2 बार आउट हो चुके हैं, टॉम स्क्रीवन भी इनको एक बार सस्ते में आउट कर चुके हैं। तो सारे पावर प्ले के बॉलर्स हैं जो इनको परेशान करते हैं। इसके बाद कॉलिन एकरमैन, लोगन वान बीक की 7 गेंद पर 12 रन बना करके 2 बार आउट हो चुके हैं। डेविड बेडिंगम, रेहान अहमद पर तो 2 बार आउट हुए ही हैं, लेग स्पिनिंग की कमजोरी भी है। लोगन वान बीक ने भी इनको पहली ही गेंद पर एक बार आउट करके रखा हुआ है। तो नंबर्स तो बहुत अच्छे सामने वाली बॉलिंग अटैक के खिलाफ है नहीं। ओली रॉबिन्सन के आंकड़े देखेंगे तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर फंसते हैं। रेहान अहमद सामने की टीम में है ही। लुई किम्बर भी इनको एक बार आउट कर चुके हैं 3 गेंद पर 6 रन के दागी। विल रोड्स भी लेग स्पिन पर फंसते हैं। बाकी जिमी निसाम जो है सामने वाली टीम के जो ऑलराउंडर हैं लुई किम्बर, उन पर एक बार आउट हो चुके हैं। बाकी जिमी निसाम के बारे में आपको मैं कई बार बता चुका हूं, अभी तक कोई कंफर्मेशन है नहीं, लेकिन लगभग 90% क्लियर है कि वो नहीं खेलेंगे। लेकिन दूसरी जो टीम है यानी कि लीसेस्टर की तरफ से, इनके तरफ से कंफर्म है क्या स्क्वाड रहेगा। इन्होंने एक्चुअली स्क्वाड के अंदर केवल एक प्लेयर ऐड करा है, एक्चुअली वो है मैट सेलिसबरी जो राइट हैंड मीडियम फास्ट बॉलर है। बाकी वही स्क्वाड इनका पूरा का पूरा 14 मेंबर का जो स्क्वाड आज इस मैच के लिए अनाउंस किया गया है आपके सामने है, जिसमें बैटिंग ऑर्डर आपके सामने है। और बॉलर
कौन-कौन सा कितने-कितने ओवर करता दिखाई पड़ा है पिछले 2 ओवर में, वो भी आप देख सकते हैं। जहाँ पर नंबर ऑफ ओवर्स मतलब उस स्पेसिफिक इनिंग में किस ओवर में आकर के बॉलिंग करते हैं, ये भी देख कर के आप पता कर पाएँगे कि लोगन वन भी 2 ओवर तो पावर प्ले के करेंगे ही करेंगे, 1 से 2 ओवर आपको डेथ के भी करेंगे अगर पूरे 4 ओवर करके देंगे, ये भी बात पक्की है। उसी तरह से जोशुआ हल और उसी तरह से सैम वुड भी हैं, यानी कि ये जो तीनों के तीनों गेंदबाज हैं, ये आपको पावर प्ले और डेथ ओवर के मेजॉरिटी ओवर्स करके देंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉलर भी रहेंगे। बाकी मिडिल ओवर में टॉम स्क्रीवन आते हैं, रेहान अहमद स्पेसिफिकली काफ़ी बढ़िया ऑप्शन रहेंगे। टॉम स्क्रीवन भी एक तेज गेंदबाजी है। जोशुआ थॉमस भी एक ऑप्शन है, जो पिछले मैच में केवल 1 ही ओवर किया था, उसके पहले वाले मैच में पूरे 4 ओवर किए थे, तो सेकंड इनिंग की बॉलिंग में ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि शायद उनको ट्राई भी किया जाएगा तब ज़्यादा। बाकी करियर के आंकड़े जैसे आपने सामने की टीम के प्लेयर्स के देखे थे, वो भी आप देख सकते हैं। इसके साथ-साथ अगर आप रीसेंट फॉर्म देखें, तो यहाँ पर आपकी टीम में देखेंगे आज के इस मैच में जब रीसेंट फॉर्म के बेसिस पर आप चलेंगे, तो सॉल बडिंगर, रेहान अहमद, बेन कॉक्स, लुई किम्बर, लोगन वान बीक, ये ऐसे 5 प्लेयर हैं जो कि लगभग सभी की टीम में आपको देखने को मिलेंगे। जब अपनी आप स्मॉल लीग की टीम बनाएंगे तो फैंटेसी में ये आपको पांचों सभी की टीम में दिखाई पड़ेंगे, जिसमें ऋषि पटेल को लोगों ने इग्नोर किया है। बनता भी पिछले 2 मैचेस में बैक टू बैक 0 है, और पूरे अगर आप टूर्नामेंट के अंदर भी देखें तो एक 51 की पारी, एक 36, ये 26 और ये 27, यानी कि बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस अभी तक रही है, बुरी तरह से इनकंसिस्टेंट रहे हैं। बाकी सोल बडिंगर की बात करें तो ये थोड़ा सा बेहतर कंसिस्टेंसी के साथ आते हैं, तो ये अपना सिलेक्शन काफी हद तक जस्टिफाइड भी करते हैं। बाकी शान मसूद जो टेक्निकली तो काफी बेहतर प्लेयर माने जाते हैं, हालांकि रन अगर आप देखेंगे ना तो बहुत खराब आंकड़े के नहीं है, तो ये एक अच्छे डिफरेंशियल बॉल बैटिंग ऑप्शन बन सकते हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। रेहान अहमद एक ऐसे प्लेयर जो नंबर 4 पर बैटिंग भी कर रहे हैं, लेग स्पिन बॉलर भी हैं, जो कि सामने की टीम की एक कमजोरी भी है, और जैसे ये पिच है ना सेकंड इनिंग की बॉलिंग में, तो आप इनको कप्तान भी बना दीजिएगा। बाकी अपना सिलेक्शन तो जस्टिफाइड करते ही हैं। बाकी बेन कॉक्स ने पिछले मैच में 70 नाबाद की पारी खेली, 21 नाबाद की पारी उसके पहले वाले मैच में खेली, ये भी एक शानदार ऑप्शन विकेट कीपर बैटर के तौर पर बन जाते हैं। बाकी लुई किम्बर ना सिर्फ अपने बल्ले से बल्कि गेंद से भी बीच बीच के एक आध मैचेस में इन्होंने बढ़िया काम किया है, और ऑफ स्पिन बॉलर हैं, ध्यान रखिएगा। सामने की टीम में कुछ लेफ्ट हैंडर्स है, तो ये काम जरूर आने वाले हैं। लोगन वान बीक ने भी अगर आप देखा था जब बॉलर काफी अच्छा काम किया, तो एक्चुअली जो पांचों प्लेयर लगभग सभी की टीम में है फैंटेसी एप्लीकेशंस पर, वो पांचों अपना सिलेक्शन जस्टिफाइड करते हैं, जिसमें से शान मसूद एक डिफरेंशियल प्लेयर निकल करके आते हैं। टॉम स्क्रीवन जो कि मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करते हैं, चीज अपने अभी कुछ देर पहले देखी, पिछले मैच में 2 विकेट लिया था, उसके पहले 3 मैच में विकेटलेस गए थे, तो कंसिस्टेंसी नाम की चीज आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। इवन जोश थॉमस के साथ भी वही प्रॉब्लम है, 3 मैच में 2 ही विकेट हैं। सैम वुड राइट आर्म मीडियम पेसर है, पावर प्ले डेथ ओवर दोनों जगह पर दिखाई पड़ता है कि 5 मैच में केवल 4 ही विकेट है। लेकिन वहीं पर जोशुआ हल बाएं हाथ के तेज गेंदबाज, और प्लेयर बैटल आपने देखा होगा डराम के प्लेयर्स का, बाएं हाथ के तेज गेंदबाजों पर वो फंसते जरूर हैं, खास करके उनका टॉप ऑर्डर, और उस बेसिस पर एक काफी शानदार ऑप्शन बन जाते हैं। 4 मैचेस में 4 विकेट ले भी चुके हैं, और बाकी रोमन वाकर हैं, लेविस हिल हैं, मैट सैलिसबरी हैं, जिनके नंबर्स आप देख करके रखिए, हालांकि ये पिछले मैच में प्लेइंग इलेवन में खेले नहीं थे। तो इस तरह से वो पांचों प्लेयर जो निश्चित तौर पर सभी की टीम में है, वो अपना सिलेक्शन जस्टिफाई करते हैं, लेकिन उसी में जोशुआ हल एक शानदार डिफरेंशियल ऑप्शन निकल करके आते हैं। इवन शान मसूद भी एक ऑप्शन है जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें तो आपको निश्चित तौर पर ये वीडियो देख करके समझ में आती हैं। बाकी हेड टू हेड क्या भी आंकड़े देख लीजिए, जिसमें जब ये खेलते हैं डरहम के खिलाफ, तो उसमें आंकड़े देखेंगे तो ऋषि पटेल के तो बहुत ही शानदार है, तो ये भी एक डिफरेंशियल ऑप्शन निकल करके आएगा, जिनको आप अपनी टीमों में रोटेट करिएगा। लेकिन सिर्फ स्मॉल लीग की टीम में नहीं, ये ग्रैंड लीग की टीम के लिए मैं बात कर रहा हूँ। और वहीं पर सोल बडिंगर, जिनको लगभग सभी लोगों ने टीम में रखा है, फॉर्म में भी है, लेकिन इस टीम के खिलाफ कभी ना तो ये चले हैं, ना तो शान मसूद कभी चले हैं। और इवन अगर आप रेहान अहमद को देखें तो 6 मैच में 7 विकेट, बल्ले से नहीं, लेकिन चूंकि पहले बैटिंग नीचे करते थे, अब यहां पर आ रहे हैं, तो रेहान अहमद को लेकर के कोई डाउट मत रखिएगा। बाकी सोल बडिंगर की जगह पर अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो निश्चित तौर पर आप जा सकते हैं ऋषि पटेल के साथ। ये थोड़े से रिस्की ऑप्शन होंगे, और ये थोड़ा ज्यादा बेहतर और सेफ ऑप्शन होंगे। या दोनों को भी आप ड्रॉप करके, जैसा मैंने आपको कहा था ना कि जोश हल को आप सीधे सीधे टीम में रखिए, जहां से आपकी टीम में यहां पर आते ही है। रेहान अहमद को लेकर के कोई डाउट है नहीं, बेन कॉक के भी नंबर्स अच्छे हैं, इनको भी लेकर के कोई डाउट नहीं है। लुई किम्बर को आपको रखना ही रखना है, या चीज आपको मैं क्लियर कर चुका हूं क्यों। बाकी सैम वुड हो गए, जोश थॉमस तो खेले नहीं है, टॉम स्क्रीवन के 2 विकेट हैं, लेकिन लोगन वान बीक के आंकड़े भी 3 मैच में 2 ही विकेटों के साथ है, लेकिन इनको भी आपको मिस नहीं करना है टीम से कतई, बल्कि जोशुआ हल को लेकर के चले जाइए, दोनों टॉप ऑर्डर बैटर को ड्रॉप कर दीजिए। ये चीज आप कर सकते हैं। या अगर आपको 6 प्लेयर यहीं से लेकर के जाने हैं तो रिस्की रहेंगे ऋषि पटेल, सोल बडिंगर थोड़े से सेफ रहेंगे सिलेक्शन परसेंटेज की बेसिस पर, और उसी में वेन्यू का भी आंकड़ा ऐड करें तो इस मैदान पर खेलते हुए यहां पर भी सोल बडिंगर के 2 मैच में केवल 10 ही रन हैं, और 3 मैच में लेकिन 86 रन ऋषि पटेल के। तो एक बार फिर से ये एक अच्छे डिफरेंशियल प्लेयर के तौर पर निकल करके आते हैं। इवन शान मसूद के भी एक ही मैच में 35 रन है। बाकी रेहान अहमद तो बेहतर करते ही दिखाई पड़े, बेन कॉक्स भी, लुई किम्बर के भी 2 मैच में 65 रन है, 1 मैच में 1 विकेट है यहाँ पर लोगन वान बीक के। बाकी सैम वुड दोनों मैच में विकेटलेस गए, जोशुआ हल यहाँ पर भी बेहतर दिखाई पड़े हैं, 2 मैच में 4 विकेटों के साथ। तो निश्चित तौर पर जोश हल
और इसके साथ साथ शान मसूद और ऋषि पटेल, ये 3 ऐसे प्लेयर हैं जिनके ऊपर आप बेट ले सकते हैं। सोल बडिंजर के जहां पर या तो ऋषि पटेल या तो शान मसूद को लेके जा सकते हैं, जैसा मैंने को बताया। और सेकंड इनिंग में बैटिंग हो तो ऋषि पटेल को रखिएगा, पहली इनिंग की बैटिंग हो तो शान मसूद को रखिएगा, अगर आप ये रिस्क लेना चाहते हैं तो। ये सारे आंकड़े और साथ ही साथ एक और चीज जो हम देखते हैं लगातार, प्लेयर बैटल, जिससे हमको कमजोरियों का भी पता चले प्लेयर्स की, तो वो भी आपके सामने, जिसमें ऋषि पटेल नेथन साउटर पर एक बार आउट हुए जरूर है, लेकिन अच्छे खासे रन बनाए हैं। बाकी सोल बडिंजर ये तो नेथन साउटर पर भी, कलम पार्किंसन पर भी फंसे हैं, और इवन ऑफ स्पिन लेग स्पिन दोनों बॉलिंग इनकी कमजोरी है। बाकी रेहान अहमद कलम पार्किंसन पर 2 बार, लेग स्पिन पर 6 बार। बाकी शान मसूद का तो कोई डेटा यहाँ पर मिलेगा नहीं प्लेयर बैटल का। और उसके बाद यहाँ पर बेन कॉक्स हैं, जिनके आंकड़े लगभग सभी के खिलाफ ही खराब हैं। बाकी लुई किम्बर के भी आंकड़े आप देख सकते हैं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर वो भी फंसते हैं। कलम पार्किंसन इसी वजह से इस टीम के खिलाफ, और इवन नेथन साउटर भी पहली इनिंग की बॉलिंग में बहुत अच्छे ऑप्शन इस टीम के खिलाफ बन जाते हैं। यही एक रीजन है। बाकी दोनों टीमें देखने में निश्चित तौर पर डरहम की टीम स्ट्रांग है, लेकिन अगर आप आंकड़ों पर जाए ना तो लीसेस्टर की टीम थोड़ी सी भारी पड़ती दिखाई पड़ रही है। लेकिन इस सीजन के एकमात्र खेले गए मैच में आपस में वहां पर जीती थी डरहम की टीम, तो काफी बैलेंस मैच होता दिखाई पड़ा। इसमें जिमी निशाम और लोगन वान बीक दो सबसे बेहतर और कॉमन कप्तान है, वाइस कप्तान के ऑप्शन। लेकिन जैसा मैंने को बताया कि जिमी निशाम की अवेलेबिलिटी को लेकर के डाउट है, और आपको मैंने बताया भी है कि चूंकि स्क्वाड इन्होंने अनाउंस नहीं किया ना, इसी वजह से इनका पिक्चर आपको दिखाई भी पड़ रहा है, वरना साथ ना दिखाई पड़ता। तो इनकी जगह पर जिमी निशाम की जगह पर आपको कप्तान रखना है रेहान अहमद को। बाकी 2 डिफरेंशियल ऑप्शन तो हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी आज के इस मैच की टीम क्या बनेगी उस पर अभी क्वेश्चन मार्क है, वो फाइनल टीम आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दे दूंगा पिच रिपोर्ट के साथ। तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करिए, लिंक इनका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन कमेंट है वहां पर मिल जाएगा। तो जाइए पूरा वीडियो देख करके टेलीग्राम को और व्हाट्सएप को डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट से ज्वाइन करिए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखिए, बाकी सारी चीजें ऑप्शनल है, वो आप करना चाहें तो करें, ना करना चाहें तो ना भी कर सकते हैं। फिलहाल ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म, चलते हैं, नमस्कार।